अच्छा बेटे, हमारे पास यहाँ पर अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी हम रिवर्सिबल बेटे रिवर्सिबल रिएक्शन की में सबसे पहली वो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसे कहते हैं। क्या मतलब? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब यह है ऑफ इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटे ये जो आर एफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स। और बेटे इनिशियली यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो नॉन जीरो होता है। बेटे इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, इसे आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिव मासेस ऑफ इनिशियली या जीरो होता है। ठीक है बेटा, अब ये बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास? केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? A state of reversible reaction when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। ठीक है, यानी आर एफ becomes equal to आर बी। बेटे अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में आती हैं। बेटे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल। बेटे दूसरी, एट इक्विलिब्रियम
the concentration reactants and products becomes constant. Third है बेटे, at equilibrium, the concentration of reactants and products may or may not be equal. अब बेटे इस सिलसिले में हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इस ग्राफ पे जरा गौर फरमाइए। बेटे इस ग्राफ में हमारे पास बेटे y एक्सिस के ऊपर हम कंसंट्रेशन लेके चलना, जबकि x एक्सिस के ऊपर टाइम मौजूद। बेटा अब देखिए, इनिशियली रिएक्टेंट को हम हाई कंसंट्रेशन पे दिखाएंगे और प्रोडक्ट को लो कंसंट्रेशन। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह से बच्चे एक और ग्राफ देखिए, रिएक्टेंट को हाई कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट को लो कंसंट्रेशन पे। अब देखिए लाइन जब पैरेलल हो रही है ना एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो लाइन है, हमारी जो लाइन है बच्चे, यानी हमारी जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया और जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो चुकी है। पैरेलल लाइन का मतलब है कंसंट्रेशन कांस्टेंट। बच्चे यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। देखिए आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ तो रिएक्टेंट की कम और प्रोडक्ट की ज्यादा है। इसी तरह से थर्ड ग्राफ अगर आप देखें, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जैसे मैंने कहा था कि यह इक्विलिब्रियम स्टेट है, जहां से पैरेलल होना शुरू होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बावजूद रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम। रिएक्टेंट की ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम। तो बेटा जैसे मैंने थर्ड पॉइंट आपके सामने रखा था, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। बेटे पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो chemical equilibrium is disturbed by change in
कंसंट्रेशन और प्रेशर, यानी 3 फैक्टर्स हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसे हम आगे जाके देखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ मिस प्रिंसिपल पर। मुझे फिफ्थ पॉइंट ये है कैरेक्टरिस्टिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम is not affected by catalyst। तो मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कैटलिस्ट जो है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, तो मुझे आई होप ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, तो आपको समझ में आ गई है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। मुझे मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्टिव मास की टर्म समझा चुका कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन मोल पर डीएम। इसी तरह से बच्चे हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बच्चे इसी तरह से अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट concentration which is represented by Kc। अच्छा भाई, अब बेटे एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है हमारे पास? वी हैव m moles of A, n moles of B, and A moles of, चले A तो वही हमने को ले लिया, ऐसे कर लेते हैं इसको। C moles of X and D moles of Y। अभी एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा आप जानते हैं कि एरो से पहले वाले रिएक्शन और एरो के बाद वाले प्रोडक्ट, ठीक है, एरो से पहले वाले रिएक्शन और एरो के बाद वाले प्रोडक्ट। बेटा अब अगर आप गौर करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आरएफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ A to the power m, एक्टिव मास ऑफ B to the power n। This RF is equal to AF, active mass of A to the power m, active mass of B to the power n। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो RB is directly proportional to active mass of X to the power C and active mass of Y to the power D। प्रोडक्ट की बात कर ली, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
ये प्रोडक्ट की डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और वी कैन राइट RB is equal to KB, active mass of X to the power C, active mass of Y to the power D. Number two, बेटा at equilibrium RF is equal to RB. इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाए तो KF एक्टिव मास ऑफ A, मैं RF की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू है। देखिए सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ कर, KF अपॉन KB is equal to X moles of C, Y moles of D, right? सो बेसिकली हमारे पास एक्टिव मास सारे एक तरफ आ गए और हमारे पास जो है कांस्टेंट एक तरफ आ गए। अच्छा, साइंस का एक उसूल है कि जब एक से ज्यादा कांस्टेंट हो तो उनको हम जो है क्या करते हैं, हम जो है वो एक नए कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। तो बेटे नाउ अपॉन केबी, केसी जो है वो केएफ अपॉन केबी के इक्वल है। यानी ये कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिलेशन है केएफ और कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिलेशन, ठीक है। इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं। केएफ क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिलेशन, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिलेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नाउ वी कैन राइट AC is equal to active mass of X to the power C active mass of Y to the power D active mass of V to the power N। देखिए तो जहां पर हमने KF अपॉन KB लिखा था उसकी जगह हमने सिर्फ क्या कर दिया, KC को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे हमने बेसिकली सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अच्छा, हम इसको यूं भी लिख, KC इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्टिव मास ऑफ रिएक्टर, ठीक है। अच्छा भाई, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ KC? अगर हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ KC, तो बेटे केसी की दो डेफिनेशन। पहली, रेशियो बिटवीन केएफ एंड केबी, यानी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और दूसरी, इट्स अ रेशियो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ केसी है।
अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पे हम अभी क्वेश्चंस को भी लेते हैं नीचे आपके, जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर करिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यूनिट ऑफ केसी, तो बेटे याद रखिएगा केसी में और may not have any unit। देखो, अगर याद रखना कि मोल्स ऑफ इक्वल हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो बेटे केसी हैज नो यूनिट। तो केसी का कोई यूनिट नहीं। अच्छा, अगर अनइक्वल है यानी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, देन तो बेटे केसी का यूनिट होगा एम, एम एस मोलर, मोल की पावर डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन क्या है यहाँ पे? डेल्टा एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर। बेटा यहाँ पे ये एन पी क्या चीज? एन आर क्या चीज है? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो बेटे ये डेल्टा एन के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब बेटे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे केस से लिखने की, और फिर हम उसका यूनिट मालूम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। PCl3 PCl5 converts into PCl3 and Cl। अच्छा, अगर मैं इसके लिए Kc लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं? Kc is equal to एक्टिव मास ऑफ, सॉरी एक्टिव मास ऑफ ये प्रोडक्ट लिखा है मैंने ऊपर, और यहाँ पर आ गया एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट PCl5 है बेटा। ये हमारे पास केसी है। अब केसी लिखना बहुत आसान है। अब देखो मैं इसका यूनिट निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे PCl3 है, तो PCl3 की जगह रखूंगा M यानी मोलर, Cl2 की जगह रखूंगा M यानी मोलर, और PCl5 की जगह लिखूंगा M यानी कि मोलर। अब मोलर से मोलर कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ मोलर। तो यहाँ पे जो केसी है उसका यूनिट होगा मोल पर DMQ। अच्छा, और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो यहाँ पे केसी है, ठीक है, और जो है इसका एक यूनिट निकालने का तरीका तो मैंने ये बता दिया, और एक मैंने ऊपर बताया। अब अगर आप ऊपर वाले तरीके से भी करना चाहें तो बहुत आसान है। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 2, और रिएक्शन में कितने हैं? 1। तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, तो m की पावर 1 तब भी आएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह की एक और एग्जांपल करते हैं। N2 2NH3। ठीक है, अब अगर हमें केसी लिखनी है तो NH3 की पावर 2। अब यहाँ पे यूनिट कैसे निकालेंगे? मोलर स्क्वायर, मोल और मोलर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे की पावर 4, और बेटे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा?
m की पावर -2 m की पावर -2। तो यहाँ पे केसी का यूनिट क्या हो गया? dm6 मोल -2। ठीक है बेटे, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को करना है, केसी को लिखना कैसे, उनका यूनिट कैसे निकालना है, ये बात क्लियर होती है। अब आइए आपके क्वेश्चन